हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यूपी टेट एंड अदर एग्ज़ाम्स जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग जो है गुणनखंड अब सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। और इसके देखिए सामने आपको सिलेबस मैंने लिखे हैं, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जैसे टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद ये विविध पढ़ लेंगे, जैसे अंकों को संख्या बनाना, संख्याओं का सामान्य। 1 से 2 लेक्चर में आपका नंबर सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और आपके न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे मैंने गुणनखंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है, पहला सवाल तो यही है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, लिखा हमने उसकी डेफिनेशन टाइप में। देखिए, कोई संख्या जिस संख्या से विभक्त होता है दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, यानी अगर आपको मैं कहूँ कि आपको देखिए फाइव को डिवाइड करने वाला जो नंबर है 1 और 5, तो ये इसके गुणनखंड है। आप एक नंबर ले लीजिए 10 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है 1, 2 और 5, ये तीनों इसके गुणनखंड हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये इसके गुणनखंड है, आप समझ गए होंगे। अब गुणनखंड और फैक्टराइजेशन कोई डाउट तो होगा नहीं। उनके बारे में कुछ रियल फैक्ट्स है जो हम लोग उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ लिखा भी है, आप नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहा हो कि आप इतने सारे दिन से आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक्स तो नहीं होना चाहिए कुछ लोगों के दिमाग में, अगर ऐसे सवाल आ रहे हों तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अगर आप कम चलाऊ करोगे तो कंपटीशन बहुत ही तेज है और बहुत मुश्किल है अच्छे से गेन कर पाना, अच्छे नंबर लेके आना। और ये सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि आप सिर्फ यूपी टेट का, तो मान लीजिए एक थोड़ा कम पढ़ के भी आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको सुपर टेट में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपका टारगेट न कि टेट निकालना, न कि सुपर टेट, आपका टारगेट नौकरी लेना है। तो नौकरी के लिए आपको सारे स्टेप फॉलो करने होंगे, और सारे स्टेप के लिए आपको दो जो कंपटीशन है, टेट और सुपर टेट दोनों देना होगा। और किसी एग्ज़ाम में हो आप तो और भी उसके स्टेज हैं जो भी, तो वो आपका इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी सिंसियर होकर पढ़ेंगे तो ये आपके बाद के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। यूपी टेट और सुपर टेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके सब्जेक्ट ज़्यादा कर दिए गए हैं, लेवल उसका थोड़ा हाई है। तो मतलब आप यहीं से सिंसियर होकर पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें इसी को रिवाइज करके उसका सिलेबस मैच करा के पढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो ये समझिए जो भी दे रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूपी टेट सी टेट से जो लोग समझते होंगे सिलेबस, उन्हें पता होगा थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए टू द फैक्ट्स चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना के दी गई हैं। सारी चीज़ें पढ़िए, पहले नोट्स बनाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपका आगे काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार में तैयार नहीं होता है, आपको पीछे से फिर से बाद में थोड़े थोड़े रिवीजन करने होंगे। तो देखिए आज हम लोग गुणनखंड पे बात करते हैं। एक यानी 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। सही है भाई, आप कोई नंबर ले लो, कोई नंबर बोल दो आप, कोई भी दुनिया का नंबर, आप 12, 11, 1 लाख, 2 लाख, उसका 1 तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 1 इज़ एवरी नंबर फैक्टर। ठीक है, तो 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। सिंपल बात है भाई, कोई भी नंबर ले लो आप, वो खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा। सही है ना? तो अगर मैं 5 का गुणनखंड की बात कर रहा था तो 1, 5 यानी 5 तो भी डिवाइड करेगा। 10 की बात करूँ तो 1, 2, 5 और 10 भी होगा। तो इसलिए स्वयं का एक गुणनखंड होता है। संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी कोई भी आप नंबर ले लो, आपने कोई नंबर लिया 12, इसके कम से कम 2 गुणनखंड पक्का जरूर होंगे। तो ये 2 क्या, कई सारे हैं। एक को 1, 2, 3, 4, 6, 12 इतने सारे मिल गए। ठीक है, ये बताने की ये कह रहा है कि आप 1 को अगर छोड़ दें, नंबर 1 को, तो 1 के अलावा जितने भी नंबर है पूरी दुनिया में उन सबके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं या 2 हैं। ठीक है, आप 2 ले लो, 2 के देखो 1 और 2 हो जाएंगे। 3 ले लो, 3 के भी 1, 3 हो जाएंगे। 4 ले लो, 1, 2, 4 हो जाएंगे। तो 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं ये सारे सबके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है,
कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या में गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है जो इस संख्या के बराबर या उससे कम होती है। सॉरी, प्रत्येक संख्या कोई भी एक नंबर हो उसका गुणनखंड जो है या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये बता क्यों रहा है अभी आपको, देखिए मल्टीपल में उल्टा होगा इसी के। देखिए 2 का आप निकाला तो 2 का 1 2 आया, 3 का 1 3 आएगा, 4 का 1 2 4 आएगा। कभी भी किसी भी नंबर का गुणनखंड उस नंबर से बड़ा नहीं आ सकता, उस नंबर से छोटा ही रहेगा। उसके कहने का सीधा मतलब यही है, ठीक है। प्रत्येक संख्या गुणनखंडों की संख्या संख्या निश्चित होती है और इस संख्या के बराबर या उससे कम होती है, ठीक है, और लिमिटेड भी होती है। काउंट करेंगे आप, 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, इनफाइनाइट नहीं होती हैं, लिमिटेड होती हैं नंबर ऑफ गुणनखंड, ठीक है। अगला, प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज या अपवर्त्य होते हैं। ये गुणज या अपवर्त्य दोनों नाम एक ही है, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। देखिए कहा ना, वो फैक्टर से ये मल्टीपल अलग है, ये इसमें बस कंपेयरिंग के लिए डाला गया है। ये गुणनखंड का टॉपिक नहीं है, ये गुणज का टॉपिक है, मल्टीपल का। 2 पॉइंट्स उसके बारे में लिखे हुए हैं। गुणज क्या होता है? टेबल। टेबल के बारे में क्या बोला है? संख्या अनंत होती है। भाई टेबल कभी खत्म ही नहीं होता। हम पढ़ते जरूर हैं 10 तक 20 तक, तो क्या मतलब है, टेबल खत्म हो जाता है? आप 2 का टेबल मल्टीप्लाई करिए, शुरू करिए, देखिए 2 का गुणज कैसे निकलेगा। 2 का 1 में गुणज करा तो ये 2 का गुणज 2 आया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 2 का गुणज 4 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करा 6 आया, 2 का, ये सारे गुणज निकल रहे हैं। आप 2 का ऐसे डॉट डॉट करके कितने, 2 का 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 नील, जितना करोगे आप अगला नंबर मिल जाएगा गुणज उसका। तो वो आप खत्म कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई, ये नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, तो इसके गुणज भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए ये देखिए, इसीलिए फैक्टर में बोला है फैक्टर इज लिमिटेड, ये मल्टीपल लिमिटेड नहीं होता, ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो वही बात उसने बताई है कि गुणज, प्रत्येक संख्या का अनंत गुणज या अपवर्त होते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का आप ऐसे 1 2 3 मल्टीप्लाई करते जाओ, इनफाइनाइट तक करो, मिलता ही जाएगा। किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। देखिए गुणज में अलग ही टाइप का, मतलब आप गुणज जो है देखिए, या तो बराबर मिलेगा या उससे बड़ा मिलेगा, छोटा नहीं मिल सकता। और फैक्टर में, गुणनखंड में उल्टा है, वो उसी के बराबर या उससे छोटा मिलेगा। सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, आप एक बार देखोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और रीडिंग मारोगे तो, ठीक है। तो ये आप चीज़ें समझ गए होंगे, और ये जो लिखा हुआ है ये सबके बारे में बताया। 1 का गुणनखंड 1, 2 का 1 2, 3 का 1 3 और ये 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनफाइनाइट तक देखिए लिखी हुई हैं, वो क्लियर है, वैसे डॉट डॉट करके समझ रहे हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का टॉपिक है मैंने दिखाया था। तो 3 जो गुणनखंड के अंदर हैं वो मेन देखेंगे, आज ही इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ी सी स्पीड में बताते हैं मगर अच्छे से बताएंगे, पूरा क्लियर होगा। गुणनखंड में पहला टॉपिक जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है। कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको 120 के गुणनखंड पता करने हो तो इसका मतलब क्या है कि 120 से वो नंबर फाइंड करिए जो उसको सारे नंबर डिवाइड कर देते हो। तो अगर देखिए डिवाइड करने वाले सारे नंबर आप ढूंढने जाएंगे तो बड़ा ही टाइम लगेगा, ढूंढ करके डिवाइड करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। और मैंने देखिए यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, ठीक है। ये सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ये टोटल 16 है, 16, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर फाइंड कैसे करेंगे, ये तो बताओ। मैं बता रहा हूँ भाई, देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या सब निकालना सीखेंगे, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों सब देख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। इस विधि को हम लोग कहते हैं वैकल्पिक विधि, जो ये फाइंड करने में हेल्प करती है उसको कहते हैं वैकल्पिक विधि। और उस नंबर को जिसका हमें टोटल गुणनखंड चाहिए, नंबर ऑफ, उसका कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, बस आप नाम नहीं जानते थे। जब आप एलसीएम लेते हो इस तरीके से, मान लीजिए 120 का एलसीएम लेंगे आप, तो 2 60, 120, 2 30, 2 15, 3 5 और 5 एकम 5, ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लेना आता ही होगा आपको। तो ये जो आते हैं सब, ये सब जो इस तरीके से लिखे जाते हैं तो इसको कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। देखिए लिखा भी हमने सब बना के, कैनोनिकल रूप कहा जाता है। जैसे 120 का आपने एलसीएम लिया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसा लिखते थे ना,
तो अब उसको घात के रूप में लिखें तो 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यानी ये 120 का अभाज्य गुणनखंड है। आप एलसीएम निकाल करके अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर जब आपने निकाल लिया तो करते क्या है, अब हमारा जो आंसर है यहां से मिलेगा। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल गुणनखंडों 1 मिनट लगता है, पानी पीना पड़ेगा। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। सॉरी फॉर दिस टाइम वेस्ट, पर वीडियो कट नहीं करा क्योंकि फिर से शुरू करना पड़ता और एडिटिंग में प्रॉब्लम होती। तो देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए गुणनखंडों की संख्या जो आप क्या करेंगे, पहले उस नंबर को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। कैनोनिकल रूप कैसे लिखते हैं, एलसीएम लेकर के उसका जो ये फैक्टर होता है अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, इसी को गुणा करके ऐसे लिख देते हैं, ये कैनोनिकल रूप होता है। इसी से सारे आंसर मिल जाएंगे। कैसे, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप जो नंबर की घात होगी, पहले नंबर की घात 2 की घात 3 है, उसमें 1 जोड़ करके, फिर दूसरे नंबर की घात में 1 जोड़ करके, फिर तीसरे नंबर की घात, जितने नंबर उनके सब में 1 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, कैनोनिकल रूप में लिखने के बाद जो नंबर की घात होगी उसमें 1 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2 और फिर 1 में 1 जोड़ा 2, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। तो टोटल 16 गुणनखंड है। आप ऊपर देखिए निकाले भी हैं, काउंट करके देखिएगा, टोटल 16 है। तो क्या करना है, वैकल्पिक विधि में ये है कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए उसका तुरंत एलसीएम लीजिए, कैनोनिकल रूप में लिखिए, उसकी घात में से 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा सवाल, अगर उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप जो उसमें विषम नंबर होंगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड में विषम नंबर, तो इसमें 2 सम है, 3 विषम है, 5 विषम है, तो 3 और 5 जो विषम है इनके घात में खाली 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सम वाले को छोड़ देंगे। अगर आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो देखिए वही हुआ है, उनमें घात 1 थी तो 1 में 1 जोड़ा 2, फिर 1 में 1 जोड़ा 2, 2 दूना 4, टोटल विषम गुणनखंड जो है 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, कोई दिक्कत वाली बात, तो ये सम और विषम गुणनखंड के लिए आप समझ गए होंगे। अरे सॉरी, गुणनखंड, टोटल गुणनखंड और विषम गुणनखंड। अब सम गुणनखंडों की संख्या अगर फाइंड करनी हो तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सम गुणनखंडों की संख्या में थोड़ा सा अलग होता है कि सम गुणनखंडों की संख्या में ये करते हैं कि जो सम नंबर की घात होगी, जो सम नंबर की घात होगी उसका गुणा विषम नंबर की घात में 1 जोड़ करके करते हैं। जो सम नंबर की घात होगी विषम नंबर के घात में, और विषम नंबर के घात में 1 1 जोड़ के आपस में सबका गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए, सम नंबर की घात 3 थी तो यहाँ 3 हुआ, गुणा विषम नंबर की घात 1 थी तो उसमें 1 जोड़ा, विषम नंबर की घात 1 थी तो उसमें 1 जोड़ा और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 2, 3 दूना 6 दूना 12, टोटल 12। सम वाला थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने नोट बना के यहाँ लिख दिया। देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या सम संख्या के घात और बाकी विषम संख्या के घात में 1 जोड़कर सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और आपको इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन भी दिखा देंगे और, ठीक है। 630 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 630 का आप पहले एलसीएम लेके देखिए, ऐसे कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है।
2 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 7 की पावर, ये एलसीएम लेने से अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है। फिर उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या क्या बताए थे, इसकी घात में सबके घात में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर दीजिए, कर दिया। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कैसे निकलते हैं कि खाली विषम जो हैं उनके पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए। 2 में एक जोड़ा, 1 में एक जोड़ा, 1 में एक जोड़ा, तो ये हो गया, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या अगर फाइंड करनी है तो क्या करते थे कि सम गुणनखंड की जो घात थी उसमें विषम गुणनखंड के घातों में एक जोड़कर उसका मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे एक लिखा है 135, 135 में कुल गुणनखंडों की संख्या, ये आप अपने से करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। वैसे सॉल्यूशन भी है पर आप ट्राई अपने से करिएगा, फिर इसे मैच करेगा, ओके। तो फिर अब हम लोग जो है इसी के दूसरे वाले टॉपिक्स पे आते हैं। आज गुणनखंड खत्म करने हैं ना, हो जाएगा सिंपल है। कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब गुणनखंड फाइंड करना आपने देख लिया, सम गुणनखंड फाइंड करना देख लिया, विषम गुणनखंड देख लिया। अब कुल गुणनखंडों का सम फाइंड करना देखेंगे, वो भी आसान है। देखिए मान लीजिए वही क्वेश्चन हमने लिया कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। तो 120 के सारे गुणनखंड ये जो थे 16, उन सबको यहाँ लिख लिया गया और सबको जोड़े तो 360 है। मगर हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे ना। तो वैकल्पिक विधि में देखिए पहले आप उसका एलसीएम निकालिए, कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और गुणे 3 की पावर 1 और 5 गुणे, ठीक है। सभी गुणनखंडों का योग, ध्यान से सुनिएगा कैसे निकलेगा। सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो तो जो कैनोनिकल फॉर्म में है यही सारा हेल्प करेगा। तो आप क्या करेंगे, जो जैसे 2 के घात 3 लिखा हुआ है तो आप 2 के घात की शुरुआत 0 से करना शुरू कर देंगे और 2 के घात 0 प्लस 2 के घात 1 प्लस 2 के घात 2 प्लस 2 के घात 3, कहाँ तक जाएंगे जितनी उसकी मैक्सिमम घात है। हमेशा सभी गुणनखंडों का योग अगर निकालना हो तो जो नंबर कैनोनिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं उनकी घात में 0 से शुरुआत करते हुए जितना है वहाँ तक जाएंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे। फिर गुणा का साइन बनाएंगे, फिर अगले वाले नंबर में भी वही काम, 3 के घात 1 है तो 3 के घात 0 प्लस 3 के घात 1 करेंगे, फिर गुणा का साइन, फिर आपका 5 के घात 0 प्लस 5 के घात 1, फिर इन सब की वैल्यू निकाल करके आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 2 के घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट यानी अचर राशि के घात 0 हो तो 1 होता है उसका मान। इसका मान 2 होगा, 2 के घात 1 है तो इसका 2 दूना 4, इसका 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 5 और 1 6, सबका मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, ठीक है। तो ये क्या सीखा आपने, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना आपने सीखा, सम, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया वीडियो में दोबारा देख लीजिए, पूरा मैंने बहुत ही छोटे शब्दों में बताया। और ये घात को अगर आपको ओपन नहीं करना आते तो भाई घात का आपस में जितना पावर होती है उतना आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के घात 2 है तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। तो सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना आपने सीख लिया। अब विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। विषम गुणनखंडों में कुछ नहीं करना, आपको जो विषम कैनोनिकल फॉर्म दिया होगा उसका आप विषम वाले का पावर के साथ ऐसा करेंगे। जैसे विषम इसमें 3 है तो 3 के घात 1 है तो 3 के घात 1 होने का मतलब आप 3 के घात 0 प्लस 3 के घात 1, यानी 0 से शुरुआत करेंगे 1 तक 3 के घात वाले विषम वाले को खाली लेंगे। जैसे ये किया ना, सब बस विषम वाला इसमें से निकाल लीजिए। तो 5 के घात 0 प्लस 5 के घात 1 और फिर इनको सॉल्व करा तो 24 आएगा। टोटल 24 विषम गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। विषम गुणनखंडों का योग 24 होगा। तो समझ रहे हैं आप, सम, अरे मतलब योग। अब ये देखिए सभी गुणनखंडों का योग देख लिया, विषम देख लिया, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड में क्या करते हैं कि बस थोड़ी सी डिफरेंसेस याद रखिएगा। सम गुणनखंड में सभी गुणनखंडों में हम लोग जो है सम वाले के पावर को भी और सबके पावर को 0 से शुरुआत करते थे, जोड़ने का काम। सम वाले में ये 0 वाला बस हटा देंगे, 2 के पावर 0 जो है हटा देंगे, 2 के पावर 1 से शुरुआत करेंगे, यानी सम की जो घात होगी वो 1 से शुरू होगी, ये मतलब है। तो सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की घात के देखिए 1 से शुरू हुआ, फिर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 3, अरे 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, ठीक है।
ये सारे हो गए, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3 के घात 0 प्लस 3 के घात 1, फिर 5 के घात 0 प्लस 5 के, मतलब विषम वाले में कोई चेंज नहीं, बस सम वाले में इतना चेंज। बार बार बोल रहा हूँ कि सम की घात वाला 0 जो है कुल गुणनखंड में वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही कर लेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, इसका तीसरा वाला टॉपिक बहुत ही छोटा है, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं और गुणनखंड को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी भी तेज़ लगे या प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पहला हमने देखा गुणनखंड, फिर गुणनखंड कुल कितने होते हैं, सम विषम ये सब देख लिया। फिर दूसरे वाले में गुणनखंड के योग ज्ञात करना, ठीक है, गुणनखंडों का। फिर अब क्या करने जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य क्या होता है, प्राइम। प्राइम क्या होता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है, सीधा कहूँ तो। नो सॉरी, जिसके 2 गुणनखंड हो, ऐसा बोलिए, गलत बोला मैंने, जिसके 2 गुणनखंड हो, सीधा समझिए, अभाज्य। अब देखिए एक नंबर हमने लिया है, 40,500 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात बताइए। 40,500 में अभाज्य गुणनखंडों के, फिर पहले वाले की तरह 40,500 का आप कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे। क्या कैनोनिकल फॉर्म होता है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये जो नंबर्स आते हैं 2 से 2 इतना 2050 बार ये जो भी है ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा तो होगी दिक्कत। ये 2 से डिवाइड करेंगे इतना बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इतना बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे, ये क्यों 3 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से जाएगा नहीं। ये एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आएगा तो एलसीएम एलसीएम के टॉपिक में बता भी देंगे, 0 से वहाँ जब बताएंगे यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए भाई कहेंगे नहीं बताएंगे, 0 से पढ़ाते हैं, चलिए बता देते हैं। देखिए इधर मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया हमने 100, ठीक है, तो आप इसको 2 से पहले शुरुआत से चेक करते हैं कि कितना बार गया, तो 2 से चेक करेंगे तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से 25 बार जाएगा, अब 2 से कट भी नहीं करेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, ये है एलसीएम, ठीक है, ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड बोला है ना, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं, कैनोनिकल फॉर्म में लिखा, जो उनकी घात है सबको आपस में जोड़ दिया। इनकी घात 2 है, इनकी घात 4 है, इनकी घात 3 है, सबको जोड़ दिया, 2 4 6 3 9, टोटल 9 अभाज्य गुणनखंड है। अरे भाई टोटल अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, एलसीएम निकालने के बाद ये टोटल कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही कैनोनिकल फॉर्म में घात जोड़ लेनी होती है, या गिनिए मत शॉर्ट में, ठीक है। भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड मतलब अलग अलग प्रकार के, मतलब 2 एक बार आया तो एक प्रकार हो गया है, 3 एक बार कई बार आया तो ये एक प्रकार हो गया, 5 तो कुल 3 प्रकार के गुणनखंड है, 3 आंसर होगा। 3 भिन्न प्रकार के हैं, कौन कौन से, 2 3 हुआ 5, ठीक है। अब देखिए इनका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। 15 के घात 3 गुणे 12 के स्क्वायर प्लस गुणे 35 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या ज्ञात करना है, कुल अभाज्य गुणनखंड। अब इस तरह से दे दे तब क्या करेंगे, तब 15 12 35 इस तरह के नंबर का आप पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इनको ऐसे गुणे में तोड़ेंगे कि दोनों अभाज्य नंबर हो। जैसे 15 का 3 गुणे 5 लिखा जाए, दोनों अभाज्य नंबर हैं, घात में 3 लिखा है। देखिए अगर आपको एक चीज़ बता दें, कहीं अगर आपको ये लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी, ये जनरल रूप में बता रहे हैं, उसकी घात n है, तो आप इसको अलग से a के घात n गुणे b के घात n गुणे c के घात n ऐसे लिख सकते हैं, ये जितने भी हो सकते हैं। तो वही बात है, देखिए 15 को आप 3 गुणे 5 लिखेंगे और इसकी घात 3 लगाए तो दोनों के घात अलग अलग आ जाएगी। फिर 12 को आप 2 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं आता है तो आप इनका अलग से एलसीएम ले लीजिए 12 का, तो 2 गुणे 3 आएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 3 की घात 2 आ गया, फिर 35 का 5 गुणे 7 होगा, की घात 1 होगा, कुछ नहीं है तो सब की घात में अब लेके आ भी जाइए। इसकी घात देखिए 2 पे आ गई, इसकी 2 पे भी आ गई, इसकी 3 पे आ गई, और ये फिर क्या करना है, सबकी घात का जो है जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, चाहे ऐसे करके जोड़िए कि इनके बेस सेम होते हैं तो घात जुड़ती है, तो इनका बेस सेम है, देखिए 3 और 3, तो इनकी घात जुटेगी तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। इनका बेस सेम है तो देखिए 2 की घात 4 आ जाएगा, 5 के बेस सेम है इसके तो 5 की घात 4 आ जाएगा, फिर 7 का 1, फिर सबकी घात जोड़ दीजिए, कुल अभाज्य गुणनखंड मालूम हो जाएगा, 4 5 9 4 13 1 14 टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 14, ठीक है। और भिन्न प्रकार के कितने हैं, 1 2 3 4 प्रकार के हैं, 1 2 4 बार आया तो ये अलग हो गया, 3 4 प्रकार के भिन्न प्रकार के हैं,
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और ये गुणनखंड का टॉपिक हुआ ख़त्म, एक लेक्चर और नंबर सिस्टम की द एंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लेक्चर में बहुत ज़्यादा आपको नंबर गेन कराने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।